प्यारे बच्चों, आज मैं आपको टेंस सीखने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए जानते हैं टेंस होते क्या है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। या यूँ समझ सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से हम ये जानें कि किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है, या कार्य की जो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस है उसका क्या लेवल है, क्या स्तर है, कहाँ तक पहुंचा है कार्य। ये सब जानकारी हमें टेंसेस के माध्यम से पता चलती है। टेंस तीन तरह के होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो समय चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस के नाम से पुकारा जाता है। नंबर दो, पास्ट टेंस यानी कि जो बीत चुका, भूतकाल। और नंबर तीन है फ्यूचर टेंस यानी कि आने वाला समय यानी भविष्य काल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टेंस का काम ही यह है कि वो किसी घटना या कार्य का समय के साथ संबंध स्थापित करता है और समय और काम के बारे में बताता है कि वो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस क्या है, उसकी किस स्थिति में है वो कार्य। अब समय को तो हमने बांट लिया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ठीक इसी तरीके से काम की जो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस है उसके आधार पर चार भागों में बांटा गया। अगर काम के बारे में या घटना के बारे में, उसके कंप्लीशन के बारे में अनिश्चितता है तो उसे नाम दिया गया इनडेफिनेट। और अगर जिस वक्त की चर्चा हो रही है उस वक्त अगर वो काम जारी है या जारी था या जारी रहेगा तो उस स्थिति को नाम दिया गया कंटिन्यूअस। और कोई काम अगर कंप्लीट हो चुका तो उसे उस स्थिति को नाम दिया गया परफेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि काम शुरू तो हो चुका लेकिन अब भी वो जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति को नाम दिया गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से अब प्रत्येक टेंस को फिर से चार भागों में बांट दिया गया। प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा इस तरीके से: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरीके से पास्ट टेंस को बांटा गया: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर जो टेंस है उसको भी चार भागों में बांट दिया गया: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। आइए अब एक एक करके इन टेंसेस के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानने से पहले ये जरूरी है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ताहू आदि अक्षर आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में इस तरह के अक्षर मिलते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी। इसमें मुख्य रूप से तीन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले एक तो इसमें सब्जेक्ट, और दूसरा मेन वर्ब होती है इसमें, और ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें जरूरी हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आती है इस टेंस में, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। बिल्कुल आसान सा है। सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं इसके लिए। आई राइट अ लेटर। आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब की पहली फॉर्म है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और यह है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। लेकिन एक चीज इसमें हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक वचन हो तो हमें
वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लगाना पड़ेगा। अब जानते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस लगाने के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। तो फर्स्ट पर्सन तो है आई और वी, सेकंड पर्सन है यू, और इसके अलावा जो कुछ भी बच गए वो है थर्ड पर्सन। यानी आई वी यू को छोड़ करके जो बच गए वो सब थर्ड पर्सन है। और अगर वो एक वचन हो यानी सिंगुलर हो, उस स्थिति में हमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। ही प्लेज फुटबॉल। अब ही क्या है, वो थर्ड पर्सन है, यानी ना तो मैं हूं ना आप हैं, कोई और खेल रहा है और वो अकेला है। ही जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है एक है ही। तो उसके साथ जब हम प्रयोग करेंगे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया हमने, तो ही प्लेज फुटबॉल। अब प्रश्न उठता है कि किस वर्ब के साथ एस लगाना है, किस वर्ब के साथ ईएस लगाना है। तो वो मैं आपको बता देता हूं। जिन वर्ब्स के लास्ट में ओ, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स लेटर्स आते हैं, उनके बाद में ईएस जोड़ना है। और जिन वर्ब्स के लास्ट में वाई हो और उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, तो आपको वाई को हटा करके आईईएस कर देना है। ये उदाहरण कुछ आपके लिए दिए गए हैं, यहाँ इनसे आपके समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण और देखते हैं। अमन गोज टू स्कूल। इसमें अमन सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन एक वचन है, इसलिए इस सेंटेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। तो इसलिए इसमें गो के साथ ईएस का प्रयोग किया गया। अमन गोज टू स्कूल, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है हमें, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, एक वचन हो, तो ही हमें एस या ईएस का प्रयोग वर्ब के साथ करना है। अन्य सभी सिचुएशंस में वर्ब के साथ एस ईएस का प्रयोग नहीं करना है। आइए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य की सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगी? इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद में आएगा डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहां वही बात उठती है कि डू कहां लगाएं, डज कहां लगाएं। जहां हम एस यस लगा रहे थे वहीं डज का प्रयोग होगा, उन्हीं सब्जेक्ट, यानी कि थर्ड पर्सन एक वचन सब्जेक्ट के साथ ही हम वर्ब में एस यस का प्रयोग कर रहे थे। इसी तरीके से हम इसमें डज का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखते हैं। मैं पत्र नहीं लिखता हूं। आई डू नॉट राइट अ लेटर। यहां मैं यानी आई फर्स्ट पर्सन है, तो यहां एस यस का कोई प्रयोग नहीं होना है, इसलिए हमने डू का प्रयोग किया, न कि डज का। आई डू नॉट राइट ए लेटर। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। वे है तो थर्ड पर्सन, लेकिन वो बहुवचन में है यानी कि प्लूरल है, तो वहां भी हम डू का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग नहीं करेंगे। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। और उदाहरण देखते हैं। अमन स्कूल नहीं जाता है, तो यहां हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन एक वचन है, ये देख लिया हमने, तो इसलिए हम इसमें डज का प्रयोग करेंगे न कि डू का। तो यहां अमन डज नॉट गो टू स्कूल। अब एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, डज का प्रयोग हो गया, अब उसके बाद हम मेन वर्ब के साथ एस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डू के साथ ईएस का प्रयोग हम कर चुके हैं, इसलिए दोबारा से मेन वर्ब के साथ एस ईएस का प्रयोग नहीं करना है। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी। इसमें सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लेके आएंगे। यहाँ डू या डज सबसे पहले प्रयोग होंगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नियम वही रहेगा, डू का प्रयोग कहाँ होना है, डज का प्रयोग कहाँ होना है। डज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन एक वचन के साथ ही होना है, बाकी सारे नियम उसी तरीके से लागू होंगे। उदाहरण देखते हैं, क्या मैं एक पत्र लिखता हूं। अब यहाँ मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ डज का कोई प्रयोग नहीं होना है, यहाँ प्रयोग होगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट आई, डू आई, और वर्ब की पहली फॉर्म, डू आई राइट अ लेटर। इस तरीके से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या राम गाना गाता है। अब राम है वो थर्ड पर्सन एक वचन है, यहां डज का प्रयोग होगा, डज राम। अब गाना गाना उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी सिंग अ सॉन्ग, डज राम सिंग अ सॉन्ग, क्या राम गाना गाता है। तो ये तो हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण। अब हम जानते हैं उन सेंटेंसेस के बारे में जिसमें इंट्रोगेटिव भी होता है सेंटेंस और नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखते हैं। इनमें क्या होगा, सबसे पहले डू या डज का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नोट होगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसका भी वही उदाहरण देखते हैं एक बार। क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं। अब सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। आई के साथ क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन है तो डू आएगा, डू। उसके बाद सब्जेक्ट आई, डू आई। अब हमें नेगेटिव बनाने के लिए नोट जोड़ना है उसमें, डू आई नोट। अब वर्ब की पहली फॉर्म राइट अ लेटर, डू आई नोट राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं। अब अगर अगला हम सेंटेंस देखें, अगला एक एग्जाम्पल देखें, क्या लता स्कूल नहीं जाती है। अब इसमें लता है वो है थर्ड पर्सन एक वचन, तो यहां हमें डज का प्रयोग करना है, डज लता नॉट गो टू स्कूल, क्या लता स्कूल नहीं जाती है। आमतौर पे कहाँ कहाँ प्रयोग होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंसेस, उनके बारे में जानते हैं। दिनचर्या, आदत या रिवाज आदि बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर किसी सार्वभौमिक सत्य को बताने के लिए इनका प्रयोग होता है, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसके अलावा वर्तमान घटनाओं के बारे में बताने के लिए इनका प्रयोग होता है, जैसे राम लिव्स इन दिल्ली। जो मैच होते हैं उनकी कमेंट्रीज जो होती हैं, यानी आंखों देखा हाल बताने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं उसमें भी इनका प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का प्रयोग होता है, टेंस का प्रयोग होता है। उसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होती हैं उनमें भी इनका प्रयोग होता है, जैसे डोंट टेल ए लाई, या फिर भविष्य की घटनाएं जो पहले से निश्चित है उनके बारे में भी जब हम जिक्र करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हुए ही हम वो लिखते हैं या बोलते हैं, जैसे आवर स्कूल बिगिन्स ऑन 1 अप्रैल। तो ये जाना आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, टेंसेस के टाइप्स के बारे में। अगले टेंसेस के बारे में आप जानेंगे अदर वीडियोज़ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।